कई साल पहले जापान में एक बेहद खौफनाक घटना हुई थी। एक आदमी ने अचानक अपनी ही पत्नी और बेटे को बेरहमी से मार डाला था। इतना ही नहीं, उसने पत्नी की आंखें भी कील की मदद से निकाल दी थी। इसके बाद उस आदमी ने खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले की ज्यादा गहराई से जांच नहीं की और धीरे धीरे ये घटना एक डरावनी शहरी कहानी बन गई। समय बीतता गया और लोगों ने इस खौफनाक घटना को लगभग भुला दिया। अब कहानी वर्तमान समय में आती है। युकिनो नाम की एक कॉलेज की लड़की अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चों के लिए एक पुराने से कन्वीनियंस स्टोर में रात की शिफ्ट में काम करने लगती है। ये उसका पहला दिन था। जिस इलाके में ये दुकान थी वहाँ दिन में भी ज्यादा लोग नजर नहीं आते थे और रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। चारों तरफ अक्सर ठंडी धुंध छाई रहती थी, जिसकी वजह से ये जगह और भी डरावनी लगती थी। लेकिन इस नौकरी की तनख्वाह बाकी जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। इसी वजह से युकिनो ने यहाँ रात की नौकरी करने का फैसला किया। दुकान पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात दिन की शिफ्ट में काम करने वाले फुनाहाशी से होती है। युकिनो उससे दुकान के मैनेजर के बारे में पूछती है। तब फुनाहाशी बताता है कि मैनेजर पिछले 2 दिनों से गायब है और अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। ये सुनकर युकिनो थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं करती। इसके बाद वो चेंजिंग रूम में जाकर अपनी यूनिफॉर्म बदलती है। फुनाहाशी अपना काम समझाकर वहाँ से चला जाता है। जाते समय उसका चेहरा भी कुछ अजीब और परेशान नजर आता है। अब पूरी दुकान में सिर्फ युकिनो अकेली रह जाती है। वो मॉनिटरिंग रूम में जाती है, कैमरों की स्क्रीन चेक करती है और अपनी शिफ्ट शुरू कर देती है। लेकिन युकिनो को अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाली रातें उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रातें बनने वाली हैं। 4 दिन बाद पुलिस को एक फोन आता है कि उसी कन्वीनियंस स्टोर में एक हत्या हुई है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि दुकान का मैनेजर था। उसकी लाश दुकान के पीछे बने बेसमेंट में मिली थी। उसकी हालत बेहद खराब थी और उसकी दोनों आंखें बेरहमी से निकाल दी गई थी। फुनाहाशी इस घटना से बुरी तरह डर गया था और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। वहीं युकिनो को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोक लिया। पूछताछ के दौरान युकिनो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। उस वक्त रात के 4:05 हो चुके थे। पुलिस अधिकारी शिंजी की नजर भी युकिनो की इस हरकत पर पड़ती है। वो उससे पूछता है कि आखिर उसे इतना साफ साफ समय क्यों याद है। इसके बाद शिंजी फिर से युकिनो से उस रात के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या उसने कोई संदिग्ध इंसान देखा था या पिछले कुछ दिनों में दुकान पर कोई अजीब घटना हुई थी। तब युकिनो अपनी जेब से एक मेमोरी कार्ड निकालती है। ये वही कार्ड था जो उसे नौकरी के पहले दिन मिला था। पहले दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। युकिनो सामान को शेल्फ पर लगा रही थी, सामान भर रही थी और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके सामान को अलग कर रही थी। लेकिन जब वो खराब होने वाले सामान को फेंकने जा रही थी तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी बेहद अजीब तरीके से युकिनो को घूर रहा था। उसका व्यवहार देखकर युकिनो भी असहज हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी ऐसी अजीब बातें करने लगता है जैसे उसने सपने में किसी को देखा हो और अब उसे यहाँ मौजूद लोगों को किसी खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए भेजा गया हो। वो ये भी कहता है कि उसे उस शख्स का नाम बताने की इजाजत नहीं है और वो किसी फैसले के दिन का इंतजार कर रहा है। इसके बाद वो युकिनो से खाना मांगता है और इशारा करता है कि अगर उसे खाना दिया गया तो युकिनो बच सकती है। युकिनो को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती, फिर भी वो उस बूढ़े आदमी पर दया करती है और दुकान में मौजूद एक्सपायर होने वाले खाने में से कुछ उसे दे देती है। उस वक्त युकिनो को नहीं पता था कि उसका यही छोटा सा काम आगे चलकर उसकी जान बचाने वाला है। खाना देने के बाद युकिनो वापस दुकान के अंदर चली जाती है और अपना काम करने लगती है। तभी अचानक दुकान के दरवाजे की घंटी बजती है। युकिनो तुरंत बाहर की तरफ देखती है, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। वो थोड़ा घबरा जाती है और जाकर दुकान का दरवाजा बंद कर देती है। फिर वापस शेल्फ पर काम करने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे की घंटी दोबारा बजती है। युकिनो फिर बाहर देखती है। इस बार भी वहाँ कोई नहीं होता और तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। अभी कुछ देर पहले जिस दरवाजे को उसने खुद बंद किया था वो अब अपने आप खुला हुआ था। युकिनो की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ जाती है। वो तुरंत जाकर दरवाजा बंद कर देती है और खुद को समझाती है कि शायद सेंसर खराब हो गया होगा। लेकिन उस रात होने वाली अजीब घटनाओं की शुरुआत अभी बस हुई थी। कुछ देर बाद एक डिलीवरी वाला अचानक दुकान के अंदर आता है और युकिनो को उसका पैकेट देता है। युकिनो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कोई सामान मंगवाया ही नहीं था। वो पैकेट खोलती है तो उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड मिलता है। उस वक्त रात के 4:43 हो चुके थे। युकिनो के मन में सवाल उठता है कि आखिर ये कार्ड उसके पास भेजा किसने है। आखिरकार उसकी जिज्ञासा उसे दुकान के स्टोर रूम तक ले जाती है। वो मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगाकर उसके अंदर की वीडियो देखना शुरू करती है, लेकिन वीडियो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें कई साल पहले हुई वही खौफनाक हत्या रिकॉर्ड थी जिसमें एक आदमी ने अपनी पत्नी और बेटे को बेरहमी से मार डाला था। वीडियो देखने के बाद भी युकिनो को समझ नहीं आता कि आखिर ये वीडियो उसे क्यों भेजी गई है। पूछताछ के दौरान शिंजी को भी हैरानी होती है कि युकिनो को समय इतना साफ साफ कैसे याद है। युकिनो बताती है कि इसकी वजह वही अजीब मेमोरी कार्ड है और सबसे डरावनी बात यह थी कि अगले कुछ दिनों में उसे ऐसे ही 3 और मेमोरी कार्ड मिलने वाले थे। हर कार्ड के अंदर एक अलग वीडियो थी। पूछताछ के दौरान युकिनो फिर घड़ी की तरफ देखती है। इस बार समय 4:15 हो चुका था, लेकिन इस समय का मतलब आखिर क्या था। शिंजी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और युकिनो से आगे की पूरी कहानी बताने को कहता है। अब कहानी वापस युकिनो की नौकरी के दूसरे दिन पर आती है। फुनाहाशी अपनी शिफ्ट
शिफ्ट पूरी करने के बाद हमेशा की तरह दुकान से निकल जाता है। उसके जाने के बाद यूकिनो पीछे बने कूड़ेदान के पास जाती है और वहाँ चूहों को भगाने के लिए दवाई का छिड़काव करने लगती है। तभी अचानक उसे एक कार के इंजन की तेज आवाज सुनाई देती है। यूकिनो पलट कर देखती है तो एक औरत कार के अंदर बैठी हुई उसे अजीब तरीके से घूर रही होती है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो औरत अचानक कार की हेडलाइट जला देती है और वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है। यूकिनो को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो दुकान के अंदर वापस आती है और सफाई करने लगती है। तभी अचानक दुकान के दरवाजे की घंटी बजती है। यूकिनो समझ जाती है कि कोई ग्राहक आया है। दुकान में पहली बार एक बुजुर्ग औरत आती है जो हाथ में छड़ी लिए हुए होती है। यूकिनो तुरंत उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो औरत उसकी तरफ देखती तक नहीं। वो सीधे दुकान के अंदर बने टॉयलेट की तरफ चली जाती है। यूकिनो भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपना सफाई का काम जारी रखती है। कुछ देर बाद जब वो टॉयलेट के पास पहुंचती है तो उसे वहां का दरवाजा खुला हुआ मिलता है, लेकिन अंदर वो बुजुर्ग औरत कहीं नहीं होती। यूकिनो हैरान होकर अंदर देखती है और पूरा टॉयलेट चेक करती है। वहां कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके सामने वही बुजुर्ग औरत अचानक खड़ी दिखाई देती है। उसका चेहरा बेहद डरावना होता है और वो बार बार एक ही नाम पुकार रही होती है। वो लगातार पूछ रही थी कि छोटा जेन यानी केन आखिर कहाँ है। यूकिनो को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ अकेली है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर बुजुर्ग औरत अचानक गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि ये जगह उसकी बेटी का घर है और यूकिनो को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कुछ ही पल बाद उसका व्यवहार फिर से सामान्य हो जाता है और वो चुपचाप दुकान से बाहर चली जाती है। इस घटना से यूकिनो काफी डर जाती है। वो तुरंत मॉनिटरिंग रूम में जाती है और कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने लगती है। वो ये पता करना चाहती थी कि आखिर वो बुजुर्ग औरत टॉयलेट से बाहर कब निकली थी, लेकिन कैमरे में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर यूकिनो और भी हैरान हो जाती है। दुकान के बाहर एक छोटा लड़का खड़ा था। वो इधर उधर देखते हुए कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। यूकिनो को तुरंत याद आता है कि वो बुजुर्ग औरत बार बार छोटे केन के बारे में पूछ रही थी। उसे शक होता है कि शायद यही लड़का केन है। यूकिनो तुरंत दुकान से बाहर निकलती है और उस लड़के को रोकने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाली होती है, लड़का अचानक गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो रात के अंधेरे में हवा की तरह गायब हो गया हो। जहां वो लड़का खड़ा था वहां अब सिर्फ एक पैकेट पड़ा होता है। यूकिनो उस पैकेट को उठाकर खोलती है और उसके अंदर उसे एक और मेमोरी कार्ड मिलता है, यानी अब उसके पास दूसरा कार्ड भी आ चुका था। यूकिनो ये कार्ड शिंजी को देती है। शिंजी कंप्यूटर में कार्ड लगाकर उसकी वीडियो देखता है, लेकिन वीडियो देखने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि इन रिकॉर्डिंग का मतलब आखिर क्या है। इसके बाद यूकिनो तीसरे दिन की घटना बताना शुरू करती है। तीसरे दिन यूकिनो चेंजिंग रूम में जाकर अपनी यूनिफॉर्म बदल रही होती है। तभी अचानक फुनाहाशी पास रखी एक अलमारी के अंदर से बाहर निकल आता है। वो यूकिनो को डराने के लिए ऐसा करता है, लेकिन यूकिनो को उसका ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि फुनाहाशी उसे छिपकर देख रहा था। यूकिनो के मन में ये शक भी आता है कि कहीं फुनाहाशी ही तो उसे ये मेमोरी कार्ड नहीं भेज रहा, लेकिन फुनाहाशी खुद हैरान होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यूकिनो आखिर किस कार्ड की बात कर रही है। रात के करीब 10 बजे दुकान में एक एयर कंडीशनर ठीक करने वाला आदमी आता है। दुकान का एयर कंडीशनर पिछले कुछ दिनों से अजीब आवाजें कर रहा था, इसलिए फुनाहाशी ने अपनी शिफ्ट खत्म होने से पहले ही एक मैकेनिक को बुला लिया था। यूकिनो को ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं करती। वो मैकेनिक को बताती है कि एयर कंडीशनर का बाहरी हिस्सा दुकान के पीछे है। मैकेनिक वहां चला जाता है और यूकिनो वापस अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद यूकिनो सामान लेने के लिए स्टोर रूम में जाती है। वो सामान लेकर वापस लौटती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। यूकिनो काफी कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अंदर से जैसे लॉक हो चुका था। वो समझ नहीं पाती कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। तभी अचानक दुकान की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। अब चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। यूकिनो घबराकर आवाज लगाती है ताकि बाहर मौजूद मैकेनिक उसकी मदद कर सके, लेकिन उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आता। तभी अंधेरे में उसके सामने से एक परछाई गुजरती है। यूकिनो बुरी तरह डर जाती है। इसके तुरंत बाद कुछ गिरने की आवाज आती है। वो हिम्मत करके धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि फर्श पर सिर्फ बियर की बोतलें गिरी हुई थी। यूकिनो अपने काम की वजह से उन बोतलों को उठाने के लिए नीचे बैठती है। तभी उसकी नजर एक कोने में जाती है। वहां एक इंसान छिपा हुआ था। यूकिनो उसे देखते ही डर जाती है। अचानक वो लड़का अपनी गर्दन घुमाकर यूकिनो की तरफ देखने लगता है। यूकिनो डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। वो बचने के लिए हाथ पीछे करती है, लेकिन उसका हाथ जमीन पर बिखरी हुई कीलों से टकरा जाता है। वहां दर्जनों कीलें अजीब से पैटर्न में फैली हुई थी। यूकिनो जैसे ही सामने देखती है, उसे एक डरावनी औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा देखकर यूकिनो की चीख निकल जाती है। वो वहां से भागने लगती है। इसी दौरान दुकान का वो दरवाजा जो कुछ देर पहले खुल नहीं रहा था, अचानक खुल जाता है। यूकिनो भागकर बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो दुकान के बाहर पहुंचती है, वहां एक और औरत खड़ी दिखाई देती है। वो बिल्कुल शांत होकर यूकिनो को घूर रही थी। उस औरत को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से पता हो कि दुकान के अंदर क्या हो रहा है। वो तुरंत नीचे बैठती है और अपने बैग से एक ताबीज निकालकर यूकिनो को देती है। वो इशारे से उसे बताती है कि इस ताबीज को अपने पास जरूर रखना, क्योंकि शायद यही उसकी जान बचा सकता है। इसके बाद उस औरत की सांसें अचानक तेज होने लगती हैं। वो बार बार दुकान के अंदर देख रही थी। ऐसा लग
रहा था जैसे उसे दुकान के पीछे किसी भयानक चीज की मौजूदगी महसूस हो रही हो। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि आखिरकार वो वहां से भाग जाती है। अब युकिनो को यकीन हो जाता है कि दुकान के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो तुरंत मॉनिटरिंग रूम में जाकर कैमरे चेक करती है, लेकिन कैमरों में एयर कंडीशनर ठीक करने वाला आदमी कहीं नजर नहीं आता। वहाँ सिर्फ उसके औजार पड़े थे और एयर कंडीशनर का बाहरी हिस्सा खुला हुआ था। युकिनो का डर और बढ़ जाता है। तभी अचानक दुकान के दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। इस बार युकिनो सांस रोककर दरवाजे की तरफ देखती है। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ काउंटर के ऊपर एक पैकेट रखा हुआ था। युकिनो पैकेट खोलती है और उसके अंदर उसे तीसरा मेमोरी कार्ड मिलता है। अब युकिनो के पास 3 मेमोरी कार्ड हो चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर ये कार्ड उसे कौन भेज रहा था और इन कार्डों में रिकॉर्ड हुई वो डरावनी घटनाएं आखिर युकिनो से जुड़ी क्यों थी। युकिनो की पूरी बात सुनने के बाद शिंजी को उसकी कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि युकिनो खुद को इस मामले से बचाने के लिए ये सारी अजीब कहानी बना रही है, लेकिन कहानी से भी ज्यादा एक चीज शिंजी को परेशान कर रही थी, वो चारों मेमोरी कार्ड। क्योंकि दुकान के मैनेजर की लाश जहां मिली थी वहां भी पुलिस को ऐसे ही 4 मेमोरी कार्ड मिले थे। अब सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इन चारों कार्ड का इस हत्या से कोई गहरा संबंध था। इसी बीच रात के 4:30 बज जाते हैं। युकिनो चौथे मेमोरी कार्ड के बारे में बताना शुरू करती है। इस घटना की शुरुआत उस रात करीब 1:45 बजे हुई थी। युकिनो अपने घर पर आराम कर रही थी, तभी अचानक उसके घर की घंटी बजती है। वो दरवाजे के पास जाकर झरोखे से बाहर देखती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। युकिनो को लगा शायद उसे गलतफहमी हुई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी वक्त उसके घर के अंदर कोई मौजूद था। अचानक उसे अपने पीछे किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। युकिनो का पूरा शरीर डर से जम जाता है। वो तुरंत पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर अब उसे यकीन हो चुका था कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ती है, तभी अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे में युकिनो की नजर टेबल पर जाती है। वहाँ रखा गिलास अपने आप गिर जाता है। गिलास जमीन पर गिरकर टूट जाता है और उसके टुकड़े पूरे फर्श पर फैल जाते हैं। युकिनो घबराकर टूटे हुए कांच को उठाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे बेडरूम से आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बिस्तर के नीचे से फर्श पर लगातार चोट कर रहा हो। युकिनो डरते डरते बेडरूम की तरफ जाती है। वो अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाती है और धीरे धीरे बिस्तर के नीचे देखने के लिए झुकती है। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक औरत का चेहरा आ जाता है। युकिनो डर के मारे पीछे हट जाती है, लेकिन जब वो दोबारा फोन की रोशनी उस तरफ डालती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो डरते हुए आसपास देखती है और तभी उसकी नजर एक पैकेट पर पड़ती है। उस पैकेट के अंदर चौथा मेमोरी कार्ड रखा था, यानी अब युकिनो के पास चारों मेमोरी कार्ड आ चुके थे। इसके बाद कहानी वापस पुलिस स्टेशन में आती है। युकिनो अपनी बात खत्म करती है और घड़ी की तरफ देखती है। अब रात के 4:35 हो चुके थे। शिंजी उससे कहता है कि अब वो उस रात की सबसे जरूरी घटना बताए जिस दिन दुकान के मैनेजर की लाश मिली थी। युकिनो बताती है कि उस दिन भी वो रोज की तरह समय पर दुकान पहुंची थी। उसने मॉनिटरिंग रूम में जाकर अपनी शिफ्ट की शुरुआत की और फिर बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही वो मॉनिटरिंग रूम से बाहर आती है पूरी दुकान अचानक अंधेरे में डूब जाती है। युकिनो को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो आसपास देखती है तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। दुकान का पूरा माहौल बदल चुका था। जो जगह कुछ देर पहले एक सामान्य कन्वीनियंस स्टोर थी वो अब एक पुरानी और टूटी फूटी जगह में बदल चुकी थी। जहाँ पहले सामान रखा था वहाँ अब सिर्फ मॉनिटर और स्क्रीन दिखाई दे रहे थे। पूरे फर्श पर अनगिनत कीलें बिखरी हुई थी। युकिनो को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो दुकान के शीशे वाले दरवाजे की तरफ भागती है। वो पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलता। वो बार बार कोशिश करती है मगर कोई फायदा नहीं होता। तभी आसपास रखे सारे मॉनिटर अचानक एक साथ चालू हो जाते हैं। उनकी स्क्रीन पर अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं और तेज आवाजें पूरे स्टोर में गूंजने लगती हैं। युकिनो वहां से निकलने के लिए दूसरी तरफ भागती है, लेकिन हर रास्ता बंद था। तभी अचानक उसके सामने वही डरावनी औरत दिखाई देती है। वो धीरे धीरे युकिनो की तरफ बढ़ने लगती है। युकिनो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद जब वो आंखें खोलती है तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी होती है, लेकिन युकिनो के हाथ में मौजूद ताबीज से काला धुआं निकल रहा होता है। कुछ ही सेकंड में वो ताबीज जलकर राख हो जाता है। युकिनो समझ जाती है कि उस ताबीज ने अभी अभी उसकी जान बचाई है, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। दुकान का आखिरी मॉनिटर अचानक चालू होता है। उसमें एक छोटे लड़के का वीडियो दिखाई देता है। वो लड़का बेसमेंट की तरफ जा रहा था। युकिनो को तुरंत उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है जो बार बार छोटे केन के बारे में पूछ रही थी। उसे लगता है कि शायद ये वीडियो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो डरते हुए बेसमेंट की तरफ जाने का फैसला करती है। युकिनो धीरे धीरे नीचे उतरती है और वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेसमेंट में दुकान के मैनेजर की लाश पड़ी थी। वो बुरी तरह मारा जा चुका था और उसकी आंखें भी निकाल दी गई थी। युकिनो ये सब देखकर तुरंत वहां से वापस जाने लगती है। वो पुलिस को फोन करके सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। युकिनो पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त मैनेजर की लाश के पास से कई हाथ निकलते हैं और युकिनो की बांह पकड़ लेते हैं। वो डर के मारे पीछे देखती है और तब उसकी नजर मैनेजर के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें तो निकाली जा चुकी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी खाली आंखों से
युकिनो को घूर रहा हो। युकिनो डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो पुलिस को फोन कर देती है। कहानी फिर वापस पूछताछ वाले कमरे में आती है। युकिनो एक बार फिर घड़ी की तरफ देखती है। अब समय 4:40 हो चुका था। शिंजी अब पूरी तरह युकिनो के व्यवहार पर शक करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि युकिनो हर थोड़ी देर में घड़ी की तरफ क्यों देख रही है। वो उससे पूछता है कि आखिर उसे समय की इतनी चिंता क्यों है। युकिनो जवाब देती है कि ये बस उसकी आदत है। वो अपने काम की वजह से समय को लेकर काफी सजग रहती है। शिंजी इस बात को ज्यादा नहीं खंगालता। वो अपने साथियों से कहकर युकिनो को फिलहाल घर भेजने का फैसला करता है, लेकिन युकिनो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो शिंजी से कहती है कि उसे बाकी बचे 2 मेमोरी कार्ड भी तुरंत देखने चाहिए। शिंजी उसकी बात मान लेता है। वो कंप्यूटर में बाकी कार्ड लगाता है। वीडियो शुरू होती है और उसमें फिर वही पुरानी हत्या दिखाई देती है। एक आदमी अपनी पत्नी और बेटे को बेरहमी से मार रहा था। वही हत्या जिसकी कहानी कई साल पहले पूरे इलाके में एक डरावनी शहरी कहानी बन गई थी। इसके बाद चौथे कार्ड की वीडियो चलती है, लेकिन इस बार वीडियो में कुछ बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वीडियो में युकिनो खुद अपने घर में बैठी हुई थी। वो अपनी माँ के साथ टीवी पर वीडियो देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से छिपकर युकिनो और उसकी माँ की हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा हो। ये देखकर शिंजी को समझ आने लगता है कि मामला सिर्फ पुराने हत्याकांड तक सीमित नहीं है। कोई युकिनो पर नजर रख रहा था। वीडियो खत्म होने के बाद युकिनो लगातार घड़ी को देखती रहती है। वो तब तक घड़ी से नजर नहीं हटाती जब तक 4:44 नहीं हो जाते। 4:44 होते ही उसके चेहरे पर राहत दिखाई देती है। अब शिंजी को समझ आता है कि युकिनो इतने समय से घड़ी पर नजर क्यों रख रही थी। शायद इन 4 मेमोरी कार्ड और समय के बीच कोई गहरा संबंध था, और शायद जिस इंसान ने मैनेजर को मारा था उसकी नजर अब युकिनो पर भी थी। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। शिंजी युकिनो की माँ को पुलिस स्टेशन बुलाता है ताकि वो उसे घर ले जा सके। जैसे ही युकिनो अपनी माँ को देखती है, वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर हो कि कहीं वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो न दे। शिंजी दूर खड़ा ये सब देखता रहता है। उसके मन में भी युकिनो के लिए सिंपैथी पैदा हो जाती है। अब शिंजी इस पूरे मामले की जांच में जुट जाता है। कई दिनों तक लगातार जांच करने और रात रात भर जागने की वजह से उसकी हालत भी खराब होने लगती है। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन वो इस मामले को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी दौरान उसकी पत्नी उससे मिलने आती है। वो उसके लिए साफ कपड़े लेकर आती है और उसकी हालत देखकर काफी परेशान होती है। लेकिन इस बार उसकी पत्नी के पास एक अच्छी खबर भी थी। वो माँ बनने वाली थी। ये सुनते ही शिंजी की थकान जैसे अचानक गायब हो जाती है। कई सालों से दोनों इस पल का इंतजार कर रहे थे। अब उनके घर एक बच्चा आने वाला था। शिंजी ये खबर सुनकर बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद शिंजी अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ उस कंपनी में जाता है जहां से युकिनो को वो सारे पैकेट मिले थे। वो डिलीवरी वाले से पूछताछ करता है और जानना चाहता है कि आखिर वो पैकेट किसने भेजे थे। लेकिन डिलीवरी वाला जो बात बताता है उसे सुनकर शिंजी भी हैरान रह जाता है। उसके मुताबिक वो पैकेट किसी ने भेजे ही नहीं थे। जिस दिन वो डिलीवरी कर रहा था उस दिन पैकेट अचानक उसकी गाड़ी के बीचों बीच पड़े हुए मिले थे। उन पर न भेजने वाले का नाम था, न कोई पता और न ही कोई डिलीवरी लेबल। ऐसा लग रहा था जैसे वो पैकेट अचानक हवा में से प्रकट हो गए हों। शिंजी के साथी को अब युकिनो की बात सच लगने लगती है। उसे शक होता है कि शायद इन सब के पीछे सच में कोई भूत या श्राप है। लेकिन शिंजी अभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो खुद को एक नास्तिक मानता था और भूत प्रेत जैसी चीजों को बकवास समझता था। तभी अचानक वही बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। वो शिंजी की कार के शीशे पर दस्तक देता है और उससे खाना मांगता है। साथ ही वो वही अजीब चेतावनी दोहराता है कि अगर उसे खाना दिया जाए तो शिंजी बच सकता है। लेकिन शिंजी उस बूढ़े की बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। वो उसे नजरअंदाज करके अपने साथी को गाड़ी चलाने के लिए कह देता है और वहां से निकल जाता है। अगले दिन शिंजी उस बुजुर्ग औरत को पुलिस स्टेशन बुलाता है। वो वही औरत थी जो उस रात दुकान में आई थी और बार बार छोटे केन के बारे में पूछ रही थी। शिंजी उम्मीद करता है कि शायद उससे उस मामले के बारे में कोई जरूरी जानकारी मिल सके। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो औरत हंगामा शुरू कर देती है। वो लगातार छोटे केन को ढूंढने के लिए चिल्लाने लगती है। पुलिस वाले उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। वहीं शिंजी उसे पूछताछ के लिए कमरे में ले जाता है। शिंजी उससे सवाल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल के नीचे जाती है। वहाँ एक छोटा बच्चा छिपा हुआ था। शिंजी उसे देखकर बुरी तरह चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये बच्चा कमरे के अंदर आया कैसे। बच्चा बिल्कुल चुप था। वो बस अपनी खाली और डरावनी आंखों से शिंजी को लगातार घूर रहा था। तभी अचानक वही बुजुर्ग औरत कमरे में घुस आती है और फिर से छोटे केन के बारे में चिल्लाने लगती है। शिंजी एक पल के लिए उस बच्चे की तरफ देखता है, लेकिन अगले ही पल बच्चा गायब हो जाता है। कमरे में अब कोई बच्चा नहीं था। शिंजी को समझ आ जाता है कि जिस केन को वो औरत ढूंढ रही थी वही बच्चा अभी उसके सामने मौजूद था। लेकिन अगर केन सच में यहाँ आया था तो वो अचानक गायब कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शिंजी पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगालना शुरू करता है। आखिरकार उसे उस पुराने हत्याकांड की फाइल मिल जाती है। रिकॉर्ड के मुताबिक ये घटना 14 सितंबर 2009 को हुई थी। एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा आदमी अचानक अपनी पत्नी और बेटे पर हमला कर देता है। उसने चाकू से दोनों की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी की आंखें भी बेरहमी से निकाल दी थी। पूरी हत्या कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी और उस घटना की रिकॉर्डिंग 4 मेमोरी कार्ड में सेव की गई थी। इस पुराने मामले में मरने वालों के नाम थे केन और उसकी माँ योको। शिंजी जैसे ही उनकी तस्वीरें देखता है उसके
होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो बच्चा उसे टेबल के नीचे दिखाई दिया था वो बिल्कुल वही बच्चा था, वही केन। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक केन की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी। तो फिर अभी अभी शिंजी ने किसे देखा था? क्या वो बच्चा सच में भूत था? शिंजी अब पूरी तरह घबरा चुका था। वो पुराने रिकॉर्ड से चारों मेमोरी कार्ड निकालता है और उन्हें कंप्यूटर में लगाकर एक एक करके देखने लगता है। उन वीडियो में उस पुराने हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड था। वीडियो इतनी खौफनाक थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। इसके बाद शिंजी छत पर जाता है। वो युकिनो से मिले चारों मेमोरी कार्ड दोबारा देखने लगता है। उसे उम्मीद थी कि शायद इन वीडियो में कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे इस पूरे रहस्य का जवाब मिल सके। लेकिन तभी चौथे मेमोरी कार्ड की वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिस वीडियो में पहले युकिनो दिखाई दे रही थी, अब उसी वीडियो में शिंजी खुद नजर आ रहा था। यानी अब कैमरा युकिनो पर नहीं बल्कि शिंजी पर नजर रख रहा था। शिंजी पूरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वो दरवाजा खोलता है, लेकिन उसके बाहर कुछ भी नहीं था। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर उस वीडियो में शिंजी खुद दिखाई दे रहा था तो आखिर वो वीडियो रिकॉर्ड किसने की थी? जितना शिंजी इस मामले की तह तक जाता था, मामला उतना ही उलझता जा रहा था। उस रात शिंजी पुलिस स्टेशन में ही रुककर काम करता है। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक कहीं से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। शिंजी तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। उसे लगता है कि कोई अंदर आया है। वो अपनी जगह से उठकर आसपास देखने लगता है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। थकान की वजह से आखिरकार शिंजी को झपकी आ जाती है। तभी उसे अचानक अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो आंखें खोलता है और उसके सामने योको दिखाई देती है। शिंजी बुरी तरह डर कर उठ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक डरावना सपना था। इसके बाद शिंजी फिर से उसी कन्वीनियंस स्टोर में जाता है। वो वहां लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखता है। उसका मकसद ये पता लगाना था कि युकिनो ने जिस वक्त उस डरावनी औरत को देखा था, उस वक्त कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन कैमरे में दुकान बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। वहां न कोई भूत था और न ही कोई डरावनी औरत, सिर्फ युकिनो की चीखें सुनाई दे रही थी। शिंजी को यह देखकर और भी शक होने लगता है। तभी अचानक उसके पास से कोई आवाज आती है। वो तुरंत उस तरफ जाता है। जमीन पर एक कील गिरी हुई थी। शिंजी उसे उठाता है, लेकिन तभी दुकान के दूसरे हिस्से से फिर आवाज आती है। शिंजी तुरंत उस तरफ भागता है। उसे लगता है कि शायद कोई छिपकर उसके साथ खेल कर रहा है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे सिर्फ जमीन पर बिखरी हुई बियर की बोतलें मिलती हैं और कुछ भी नहीं था। तभी अचानक एक अलमारी के अंदर से हल्की सी चरमराने की आवाज आती है। शिंजी धीरे धीरे उस अलमारी के पास जाता है। वो उसका दरवाजा खोलता है और तभी उसके सामने अचानक छोटा केन दिखाई देता है। शिंजी डर के मारे पीछे गिर जाता है। वो बच्चा एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। शिंजी जैसे ही जमीन की तरफ देखता है, वहां भी अनगिनत कीलें बिखरी हुई थी और उन कीलों के ठीक सामने अचानक योको दिखाई देती है। शिंजी की हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत वहां से भागता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वही औरत सामने खड़ी होती है जिसने पहले युकिनो को ताबीज दिया था। वो फिर से अपना ताबीज निकालकर शिंजी को देती है। वो इशारा करती है कि इसे अपने पास रखो, शायद यही उसे बचा सके। लेकिन शिंजी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके सामने सच में कुछ अलौकिक हो रहा है। उसे लगता है कि शायद वो औरत कोई ताबीज बेचने की कोशिश कर रही है। वो गुस्से में उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन अब तक शिंजी के सामने इतने अजीब सबूत आ चुके थे कि उसके लिए इस पूरे मामले को सिर्फ इत्तेफाक मानना मुश्किल हो गया था। अब पहली बार उसके मन में ये सवाल उठता है, क्या युकिनो सच बोल रही थी? क्या सच में उस दुकान पर कोई श्राप था? और अगर था तो आखिर वो श्राप अब शिंजी के पीछे क्यों पड़ गया था? इन सारी डरावनी घटनाओं के बाद अब शिंजी को खुद पर ही शक होने लगता है। क्या युकिनो जो कुछ भी बता रही थी वो सच था? क्या सच में उस दुकान के पीछे कोई श्राप था? इन सवालों का जवाब पाने के लिए शिंजी तुरंत अपने साथी को युकिनो के घर भेजता है ताकि उससे दोबारा पूछताछ की जा सके। लेकिन जब उसका साथी वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि युकिनो घर पर है ही नहीं। वो उस इलाके से जा चुकी थी। अब शिंजी के पास युकिनो से सच जानने का कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वो आखिरी ऐसे इंसान को बुलाता है जो इस दुकान के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे सकता था। वो था फुनाहाशी। शिंजी उससे साफ साफ कहता है कि वो जो कुछ भी जानता है सब सच सच बताए। फुनाहाशी बताता है कि मैनेजर की मौत से कुछ दिन पहले दुकान के बाहर एक संदिग्ध गाड़ी बार बार दिखाई देती थी। उसे शक हुआ तो एक दिन वो उस गाड़ी के पास जाकर देखने लगा। गाड़ी के अंदर एक औरत बैठी हुई थी और वो औरत कोई आम औरत नहीं थी। वो उसी इलाके की रीजनल मैनेजर थी। रीजनल मैनेजर काफी घबराई हुई लग रही थी। उसने फुनाहाशी से पूछा था कि क्या पिछले कुछ दिनों में दुकान पर कोई अजीब घटना हुई है। उसने ये भी पूछा था कि क्या दुकान के आसपास से सड़ने जैसी कोई बदबू आ रही है। ये बात सुनकर शिंजी के साथी को तुरंत शक होता है। अगर रीजनल मैनेजर को दुकान में होने वाली अजीब चीजों के बारे में पता था तो क्या उसे मैनेजर की मौत के बारे में भी पहले से जानकारी थी। फुनाहाशी आगे बताता है कि उस औरत और दुकान के मैनेजर के बीच गलत संबंध थे। वो कई बार दोनों को एक साथ दुकान के बेसमेंट में जाते हुए देख चुका था। लेकिन शिंजी को इस रिश्ते में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि दुकान के अंदर और क्या क्या अजीब चीजें होती थी। फुनाहाशी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर आखिरकार वो एक और बात बताता है। उसने दुकान के स्टोर रूम में एक छिपा हुआ कैमरा लगा रखा था। शायद उस कैमरे में ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड हुई हो जिससे इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। ये सुनते ही शिंजी बिना समय गंवाए दुकान की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसके दिमाग में युकिनो की पूरी कहानी घूमने लगती है। उसे अब धीरे धीरे शक होने लगता है कि शायद युकिनो ने किसी तरह उस श्राप को अपने
अपने से दूर करके किसी और इंसान तक पहुंचा दिया था और शायद इसी वजह से युकिनो अब सुरक्षित थी। लेकिन शिंजी को अभी ये नहीं पता था कि अगला शिकार कौन बनने वाला है। कुछ ही देर में शिंजी दुकान पहुंच जाता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दुकान के अंदर पहुंचता है, शीशे वाला दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। शिंजी तुरंत उसे खोलने की कोशिश करता है। वो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब उसे यकीन होने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखों के सामने दुकान का पूरा माहौल बदल चुका था। कुछ देर पहले जहाँ सामान से भरी हुई शेल्फ थी, वहाँ अब सिर्फ मॉनिटर लगे हुए थे। फर्श पर फिर से अनगिनत कीलें बिखरी हुई थी। शिंजी को अब समझ आ जाता है कि वो उसी डरावनी जगह में फंस चुका है जिसका सामना युकिनो ने किया था। वो ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकता और तुरंत स्टोर रूम की तरफ भागता है, लेकिन स्टोर रूम का दरवाजा भी नहीं खुलता। शिंजी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसके पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और सामने योको खड़ी होती है, वही डरावनी औरत जिसका सामना युकिनो पहले कर चुकी थी। वो धीरे धीरे शिंजी की तरफ बढ़ने लगती है। शिंजी घबराकर पीछे हटता है। इसी दौरान वो गलती से स्टोर रूम का दरवाजा खोल देता है। वो तुरंत अंदर घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब उसका एक ही मकसद था, फुनाहाशी ने जिस छिपे हुए कैमरे के बारे में बताया था उसे ढूंढना। आखिरकार शिंजी को वो कैमरा मिल जाता है। वो उसे कंप्यूटर से जोड़ता है और उसमें रिकॉर्ड हुई वीडियो चलाता है। वीडियो में वही रात दिखाई देती है जिस रात दुकान के मैनेजर की लाश मिली थी, लेकिन इस बार वीडियो में एक ऐसी चीज सामने आती है जो पूरे मामले का सच बदल देती है। वीडियो में वही बूढ़ा आदमी युकिनो के पास आता हुआ दिखाई देता है। वो उसे उन 4 मेमोरी कार्ड के बारे में बताता है। इन कार्डों का संबंध कई साल पुराने एक श्राप से था। बहुत पहले इस जमीन पर एक ऐसी औरत का श्राप लग गया था जिसने अपना बच्चा खो दिया था। उसके बाद जो भी इंसान इस श्राप के करीब आता, उसे अचानक डरावनी तस्वीरों और वीडियो के रूप में श्राप के संकेत मिलने लगते थे। लेकिन इस श्राप से बचने का एक रास्ता था, उसे आगे किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाना। इसके लिए मेमोरी कार्ड की कॉपी बनाकर किसी दूसरे इंसान को वो वीडियो दिखानी पड़ती थी। अगर 4 दिनों के अंदर श्राप को किसी और तक नहीं पहुंचाया गया तो श्राप उस इंसान के सबसे प्यारे व्यक्ति को मार देता था। अब शिंजी को समझ आने लगता है कि युकिनो हर कुछ देर में घड़ी की तरफ क्यों देखती थी। उसके लिए समय बहुत जरूरी था, क्योंकि युकिनो के पास श्राप को किसी और तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 4 दिन थे और युकिनो के लिए दुनिया में सबसे प्यारी इंसान उसकी माँ थी। अगर वो समय रहते श्राप किसी और को नहीं देती तो उसकी माँ की जान चली जाती। इसी वजह से युकिनो ने श्राप को शिंजी तक पहुंचा दिया था। अब शिंजी को पूरा सच समझ आने लगता है, लेकिन तभी उसे एक और भयानक बात याद आती है। आज उसके लिए भी चौथा दिन था, यानी अब शिंजी को भी किसी दूसरे इंसान तक ये श्राप पहुंचाना था, वरना उसका सबसे प्यारा इंसान मारा जाता। और शिंजी के लिए सबसे प्यारा इंसान कौन था? उसकी पत्नी। शिंजी घबराकर तुरंत घर की तरफ भागता है। उसे डर था कि कहीं बहुत देर न हो जाए। वो पूरी ताकत से गाड़ी चलाकर घर पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही वो अपनी पत्नी को देखता है। वो बिस्तर पर बिल्कुल ठीक लेटी हुई थी। उसे देखकर शिंजी की जान में जान आती है। वो अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे लगता है कि वो समय पर पहुंच गया, उसने अपनी पत्नी को बचा लिया। लेकिन तभी उसकी पत्नी जो बात बताती है, उसे सुनकर शिंजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताती है कि उनका बच्चा नहीं बच पाया। शिंजी को समझ आता है कि असली निशाना उसकी पत्नी नहीं थी, यानी श्राप ने आखिरकार अपना काम कर दिया था। शिंजी के पास अब कुछ भी करने के लिए नहीं बचा था। उसे समझ आ गया था कि वो समय रहते श्राप को किसी और तक नहीं पहुंचा पाया और इसी वजह से उसने अपने सबसे प्यारे इंसान को खो दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद युकिनो दोबारा उसी पुराने कन्वीनियंस स्टोर के इलाके में लौटती है, लेकिन अब वहाँ वो दुकान मौजूद नहीं थी। पूरी जगह को गिराकर साफ कर दिया गया था। युकिनो कुछ देर उस खाली जगह को देखती रहती है। उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक लोहे की कील पर जाती है। युकिनो रुक जाती है। वो नीचे झुककर उस कील को उठा लेती है और जैसे ही वो कील उसके हाथ में आती है, उसके दिमाग में अचानक पुराने दृश्य कौंधने लगते हैं। उसे दुकान के मैनेजर की हत्या का पूरा दृश्य दोबारा दिखाई देने लगता है। वही डरावनी रात, वही बेसमेंट, वही खून से सना हुआ फर्श और वही मैनेजर जिसकी आंखें बेरहमी से निकाल दी गई थी। युकिनो के चेहरे पर फिर से डर दिखाई देने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि दुकान भले ही वहाँ से मिटा दी गई हो, लेकिन जो कुछ उस जगह पर हुआ था उसका अंत अभी नहीं हुआ है, क्योंकि श्राप अब भी वहीं मौजूद था। और शायद ये पूरी कहानी सिर्फ युकिनो या शिंजी की नहीं थी। जिस डरावनी घटना की शुरुआत कई साल पहले एक परिवार की मौत से हुई थी, उसका सिलसिला आज भी जारी था। युकिनो के हाथ में मौजूद वो साधारण सी लोहे की कील इस बात का सबूत थी कि उस जगह का श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। और इसी रहस्यमय एहसास के साथ कहानी खत्म हो जाती है।